हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई शिक्षा में। जैसा कि हम क्लास 12th हिंदी मीडियम के लिए एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें कि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के उन सभी चैप्टर्स को आपके सामने डिस्कस कर रहे थे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो आज उसी वीडियो सीरीज में हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विलियन। सो विलियन चैप्टर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, क्योंकि लगभग 7 से 8 नंबर का इस चैप्टर से सवाल आते हैं। बट इस चैप्टर में दिक्कत ये रहती है कि इसमें थ्योरी और न्यूमेरिकल्स काफी ज्यादा है। कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स का पोर्शन भी इसमें बहुत ज्यादा है और थ्योरी भी इसमें काफी ज्यादा है। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारी थ्योरी पढ़ लेते हैं और न्यूमेरिकल उनका छूट जाता है। और कई बच्चे क्या करते हैं कि न्यूमेरिकल्स पढ़ते हैं बट वो न्यूमेरिकल्स एग्जाम टाइम पे उनको याद नहीं आता, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके थ्योरी के कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर नहीं होते। और सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि जब वो थ्योरी को पढ़ते हैं तो उसको न्यूमेरिकल्स के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि पूरी थ्योरी उन्हें याद रहती है, बट जब न्यूमेरिकल्स की बात आती है तो उनको उस थ्योरी को न्यूमेरिकल्स में इंप्लीमेंट कैसे करना है या उस थ्योरी की मदद से न्यूमेरिकल सवाल कैसे बनाने हैं, ये उनको समझ में नहीं आ पाता है। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में यही सब कुछ देखने वाले हैं। आज की वीडियो इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें कि हम विलियन में आने वाले उन सभी टॉपिक्स को आपके सामने डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से टॉपिक को हम पढ़ें और कौन से टॉपिक को हम छोड़ दें। ठीक है, बट यहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा कि किस टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है और किस टॉपिक का एग्जाम में कितना ज्यादा वेटेज है। ठीक हो गया। चलिए, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पर विलियन किसे कहते हैं। ठीक है, तो विलियन किसे कहते हैं, देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। ठीक हो गया, क्या समझे आप? यानी कि विलियन कुछ नहीं है, विलियन एक तरीके का क्या है, मिक्सचर है। ठीक है, जब आप दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला देते हैं तो आपका क्या बनता है, विलियन बनता है। ठीक हो गया। चलिए, अब देखिएगा, अब हम सबसे पहले इसमें देखेंगे विलियन के क्या प्रकार होते हैं। ठीक हो गया। चलिए, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई शिक्षा में। सो आज हम क्लास 12th हिंदी मीडियम केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर ओके हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ई शिक्षा में। सो आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है विलियन। विलियन चैप्टर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें थ्योरी भी काफी ज्यादा है और न्यूमेरिकल्स भी उतने ही टफ है। तो कई बार मैंने देखा है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम थ्योरी और न्यूमेरिकल्स को कैसे कवर करें, और कहीं ना कहीं ये चैप्टर काफी लंबा भी है। ठीक है, तो कई बार बच्चे क्या होता है, जो इरिलेवेंट चीजें होती हैं, ठीक है, जिसको आप नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ सकते हैं बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई ज्यादा फायदा नहीं है। और मैं कई बार स्टूडेंट से कहता हूं कि जब आप एग्जाम के लिए नोट्स बना रहे हैं तो उसमें वो सब चीजें मत डालिए जो एग्जाम में नहीं आती, क्योंकि जब आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आपके लिए उतना ही ज्यादा हेडेक हो जाएगा। तो ऐसी चीजों को आपने जहां से, जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं या जिस भी रिफ्रेशर से आप पढ़ रहे हैं, वहीं पर अंडरलाइन कर लेनी है और समझ लेना है। इनको अपने नोट्स में नहीं उतारना है, क्योंकि हम यहाँ पर आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनवा रहे हैं। यानी कि हम सिर्फ उतना नोट्स बना रहे हैं जिसको अगर आप एग्जाम में पढ़ के जाएं तो आपके लगभग 80 में से कंप्लीट 80 नंबर भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और कई सारे बच्चों के केमिस्ट्री में नंबर आए भी हुए हैं, वो भी हिंदी मीडियम से भी। ठीक है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में हो चाहे वो यूके बोर्ड में हो। तो जितना मैं यहाँ पर आपको नोट्स करा रहा हूँ आपके एग्जाम के लिए, ये मोर देन इनफ है। ठीक है, दूसरी बात, बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने थ्योरी तो बहुत ज्यादा पढ़ ली, बस उस थ्योरी का हम न्यूमेरिकल्स में कैसे अनुप्रयोग करें, कैसे इंप्लीमेंटेशन करें, ये बच्चे समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारी थ्योरी पढ़ लेते हैं, वो बहुत सारे विलियंस के प्रकार पढ़ लेते हैं, दुनिया भर की चीजें पढ़ लेते हैं जो कि एग्जाम में आज तक कभी नहीं आया है। और उससे क्या होता है कि बच्चे इतना ज्यादा आपका थ्योरी का नोट्स बन जाता है कि वो समझ में ही नहीं आता है कि इसको आप न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करें। तो यहाँ पर मैं आपको थ्योरी को बहुत संक्षिप्त रूप में बताने वाला हूँ, और साथ ही साथ में मैं थ्योरी को बताते रहूंगा कि कौन सा पॉइंट न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है और किस पॉइंट को आपने किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि मैं कई बार कहता हूं कि किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें उसका फॉर्मेट पता होना चाहिए कि एग्जाम में उस चैप्टर से सवाल कैसे आते हैं। आई बात समझ में? तो चलिए, हम विलियन चैप्टर शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम विलियन समझते हैं कि विलियन किसे कहते हैं। ठीक है, सो
दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी कि जब आप दो पदार्थों को मिश्रित करते हैं, मिला देते हैं, तो आपका क्या बनता है? विलयन बनता है। अब देखिए, विलयन में आपके दो तरीके के पदार्थ होते हैं। एक होता है विलेय, ठीक है, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूट कहते हैं, और एक होता है विलायक। विलायक को क्या कहा जाता है? सॉल्वेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी की बुक हो या कोई रिफ्रेशर हो, विलेय को जर्नली बी से डिनोट किया जाता है। आई बात समझे? क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना, तो हम बड़ा बड़ा विलेय विलायक नहीं लिखेंगे, हम ए बी करके बात करेंगे। तो बी का मतलब है विलेय और ए का मतलब है विलायक। ठीक है, सभी रिफ्रेशर्स में और यूके बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जितने भी आपके पेपर आते हैं, उसमें नोटेशन ए और बी से किया जाता है। तो बी हो गया आपका विलेय और ए हो गया आपका विलायक। तो विलेय में जब विलायक को मिश्रित किया जाता है, तो आपका क्या बनता है? विलयन बनता है। यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, जो आपका विलेय होता है, ठीक है, ये हमेशा कम मात्रा में होता है। यहां पर लिख दीजिए, कम मात्रा में, जर्नली, ठीक है, उसे विलेय कहेंगे। और जो अधिक मात्रा में है, ठीक है, यहां पर लिख देते हैं, अधिक मात्रा में, इसे क्या कहा जाता है? विलायक कहा जाता है। तो यहाँ पर आप समझे कि विलेय कैसे किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझने वाले हैं कि वो टर्म्स क्या क्या है। जैसे हम इसमें पढ़ने वाले हैं मोलांश क्या होता है, मोललता क्या होता है, मोलरता क्या होता है, और मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है। आपने क्लास 11th का जो पहला चैप्टर केमिस्ट्री का था, मोल प्रभाव, आपने वहां पर देखा होगा मोल कॉन्सेप्ट में, कि ये सब चीजें आपने निकालनी सीखी होंगी। क्लास 12th में बच्चे क्या गलती करते हैं, जब वो ये टॉपिक को पढ़ते हैं, तो ये टॉपिक को ऐसे पढ़ते हैं कि लाइक इस चैप्टर में यही सब कुछ आने वाला है सिर्फ, जबकि ऐसा नहीं है। ये चैप्टर आपका मोल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सॉल्यूशन चैप्टर है। ये सब चीजें एनसीईआरटी में सिर्फ इसलिए दे रखी हैं ताकि 11th की कुछ चीजें आपको रिकॉल हो सके। ठीक है, तो हमने उन चीजों का अनुप्रयोग यहाँ पर देखना है कि क्लास 11th में जब आपको आपने पढ़ा होगा ना, मोलरता कैसे निकालते हैं, मोललता कैसे निकालते हैं, तब आपको लगा होगा कि जो हम ये निकाल रहे हैं, आखिर इसका अनुप्रयोग क्या है, क्या एप्लीकेशन है आखिर इस चीज का। तो वही एप्लीकेशन हम कहाँ देखेंगे? सॉल्यूशन में देखने वाले हैं। आई बात समझ में? उसके लिए हमें क्लास 11th के जो ये कुछ चीजें थी, इन चीजों को रिवीजन करना हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम हर एक चीज को यहाँ पर क्या करते हैं? रिवाइज करते हैं। अब रिवीजन में कभी भी मोललता, मोलरता या मोलांश की डेफिनेशन या परिभाषा लिखने को पेपर में शायद ही कभी आएगा। ठीक है, और ना शायद ही कभी आपका जो इससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल है वो भी आएंगे। हाँ, एनसीईआरटी में जो दो चार न्यूमेरिकल्स हैं, वो रिपीट होने के बहुत सारे ज्यादा संभावनाएं हैं, जो कि उन न्यूमेरिकल्स को हम इस लेक्चर में भी यहाँ पर आपके सामने मैं करवाऊंगा। बट हाँ, इन चैप्टर से आप 50-100 न्यूमेरिकल बना दें, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपका आगे जो आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ेंगे, वहां काफी ज्यादा है। तो यहाँ पर आपने चीजें समझनी है और बेसिक बेसिक से 4-5 न्यूमेरिकल बनाने हैं और कॉन्सेप्ट समझ के सीधा आगे चले जाना है। ठीक हो गया? चलिए, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है द्रव्यमान प्रतिशत। सो हमारा पहला टॉपिक है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है, क्या आप बता सकते हैं? देखिए, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है विलियन, ठीक है, में उपस्थित मेरे साथ आप लोग भी सब नोट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, ताकि ये ऐसा ना हो, स्क्रीनशॉट लेने का ट्राई मत कीजिएगा, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट हमेशा स्क्रीनशॉट ही रह जाते हैं। ठीक हो गया? तो आप साथ ही साथ में नोट्स बनाइए। एक बार आपको थोड़ी मेहनत लगेगी, बट उसके बाद आपसे 5 मिनट में आपको सिर्फ कॉपी पलटानी है और आपके लिए हमेशा के लिए नोट्स बन चुके हैं। ठीक है, इसीलिए मैं ये चीजें आपको पीपीटी बना के नहीं लाया, क्योंकि पीपीटी में क्या हो जाता है, एक कनेक्शन नहीं हो पाता है। इसमें क्या है कि लेक्चर बेशक थोड़ा लंबा होता है, बट हाँ, हर एक चीज हमको बहुत इजीली समझ में आती है। ठीक है, तो विलयन में उपस्थित अव्यय का द्रव्यमान, का द्रव्यमान, चाहे वो कोई भी हो सकता है आपका, विलेय भी हो सकता है अव्यय, और विलायक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया? द्रव्यमान। ठीक हो गया? बटे बटे विलयन का कुल द्रव्यमान, विलयन का कुल द्रव्यमान।
ठीक है। विलयन में जो उपस्थित आपके अव्यय हैं उसका द्रव्यमान डिवाइड बाई, ठीक है, विलयन का कुल द्रव्यमान इनटू यहां पर क्या कर देना है 100%। तो ये आपका आ जाता है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है। तो चलिए एक बहुत अच्छा सा छोटा सा एग्जाम्पल करें यहां पर। चलिए एक एग्जाम्पल मैं करवाता हूं आपको। ये है आपका 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोला गया, में घोला गया ग्लूकोज का, ग्लूकोज का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए बनाइए तो इसको, द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और मैं सभी क्वेश्चन ऐसे लेके आया हूं ना, वो कॉन्सेप्ट के धागे खोल देगा आपके। ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि नॉर्मली कोई से भी क्वेश्चन उठा दे, हर एक क्वेश्चन बहुत यूनिक क्वेश्चन है। चलिए बनाइए, कैसे बना सकते हैं आप इसको, ट्राई कीजिए। चलिए मैं बनाऊं यहां पर, देखिए ध्यान से। द्रव्यमान प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होता है बताइए तो जरा, सोचिए। विलयन में उपस्थित आपके जो अव्यय हैं उसका द्रव्यमान, मुझे किसका द्रव्यमान निकालना है, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का द्रव्यमान कितना है यहां पर बताइए, 10 ग्राम। तो यहां पर कितना लिखेंगे, 10 बट्टे विलयन का कुल द्रव्यमान। अब बच्चे यहां पर 90 लिख देते हैं, असल में ऐसा नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि विलयन किससे मिलता है, बताइए तो जरा यहां पर, विलयन किससे मिलता है, विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। पक्का। अब बताइए मुझे, विलेय का मास कितना है यहाँ पर, 10 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान कितना है यहाँ पर, 90 ग्राम। तो विलयन का द्रव्यमान टोटल कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। आई बात समझ में। तो यहां पर नीचे क्या लिखते हैं, विलयन का कुल द्रव्यमान, तो बट्टे कितना हो गया, 100। ठीक है। इनटू यहां पर कितना हो गया, 100। आई बात समझ में। तो यहां से कितना हो गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया, 10%। आई बात समझ में। यही सवाल में अगर आपको जल का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होता, चलिए ये भी निकाल देते हैं। द्रव्यमान प्रतिशत किसका निकालते हैं अभी, जल का निकालते हैं। बताइए तो कितना होगा, जल का टोटल द्रव्यमान कितना है, 90। विलयन का टोटल द्रव्यमान कितना है बताइए, 90 प्लस 10 यानी कि 100, इंटू कितना करेंगे, 100। 90 में 10 जोड़ेंगे तो 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा, 90% आ जाएगा। आई बात समझ में। तो पहले हमने यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है इसको समझा, और इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी आपके सामने बना दिया। ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मोलांश। अगला हेडिंग डालेंगे, मोल अंश। चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। मोल अंश, ठीक है। इसको किससे डिनोट करते हैं आपको पता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। इसको डिनोट करते हैं एक्स से। ठीक हो गया, मोलांश। देखिए मोलांश क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इसको हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक है। पहले तो आपकी हिंदी वाली डेफिनेशन लिख देते हैं, जो हिंदी के बुक्स में जनरली लिखी रहती है। ठीक है। तो हिंदी की आपकी डेफिनेशन क्या है, मोलांश बराबर मोल अंश का जो फॉर्मूला होता है, ये होता है अव्ययी में मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है, कि किसी अव्यय में कितने मोल हैं, डिवाइड बाई, ठीक है, डिवाइड बाई
डिवाइड बाय, यहां पर लिखेंगे सभी अवयवों के मोलों की संख्या, सभी अवयवों के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। अब कई बच्चे बोलेंगे कि अगर बाई चांस एग्जाम में डेफिनेशन आ गया तो हम क्या लिखेंगे। पहली बात तो डेफिनेशन कभी नहीं आएगा, ये मेरी आपको गारंटी है। बट एक बार डेफिनेशन अगर आ भी गया, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप डेफिनेशन तो बना सकते हैं ना। अगर बाई चांस आ गया कि मोल अंश का परिभाषा बताइए, तो आपको लिखना है मोल अंश अव्यय में मोलों की संख्या का सभी अवयवों के मोलों की संख्या के साथ अनुपात होता है। बस ये तो लिखना है आपको। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो डेफिनेशन आप बना सकते हैं। ठीक हो गया। यहां पर आप, ये चीज तो मैंने बुक की डेफिनेशन लिखी। अब मैं यहां पर आपको समझाता हूँ कि असल में मोल फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए कि यहां पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, चलिए यहां पर लिखेंगे एक, ठीक है, द्विआंगी। द्विआंगी क्या होता है आपको पता है? द्विआंगी विलयन, ऐसा विलयन जिसमें दो अवयव होते हैं उनको कहते हैं द्विआंगी विलयन में। ठीक है, मैं यदि ए वो बी, किस किस का विलयन बनाया मैंने? ए और बी का। ए और बी के अवयवों, अवयवों का मोल, के मोल क्रमशः, क्या है आपके? एन ए, एन ए क्या हुआ? ए के मोलों की संख्या, वो एन बी, एन बी क्या हो गया? बी के मोलों की संख्या है। ठीक हो गया। यानी कि मान लीजिए कि मैंने एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, यहां पर ए प्लस बी मिलके मैंने क्या बनाया? एक विलयन बनाया। कैसा विलयन है? द्विआंगी विलयन है। ठीक है, विलयन बनाया। जो ए के मोलों की संख्या है वो कितनी है? एन ए। और बी के जो मोलों की संख्या है वो कितनी है? एन बी। ठीक हो गया। तो अगर मेरे को यहां पर मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बताइए, चलिए किसका मोल फ्रैक्शन निकालूं मैं? मान लीजिए मैं यहां पर निकालता हूं ए का मोल फ्रैक्शन। तो आप क्या लिखेंगे बताए? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए, ये देखो, जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, बट्टे नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। बस बात इतनी सी है। ऊपर आपको जिसका निकालना है उसका लिख देना है नंबर ऑफ मोल, ठीक है, मोल संख्या, और नीचे टोटल मोल संख्या लिख देनी है ए और बी की कितनी होगी। अगर आपको एक्स बी निकालना है तो क्या हो जाएगा बताइए तो जरा। अगर किसको एक्स बी निकालना है तो एक्स बी में क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ बी डिवाइड बाई, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। बस, यानी कि जो हर है, डिनोमिनेटर है, वहां पे तो सेम रहेगा, यानी कि सभी मोलों को जोड़ देंगे। जो अंश है वहां पर हमें जिसका निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल लिख देंगे। आई बात समझ में? तो ये फॉर्मूला हो गया पहली बात। अब यहां पर आपने एक चीज सुना होगा, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं। मोल की संख्या कैसे निकाली जाती है बताइए तो जरा। 11 में पढ़ के आए हैं आप। मोल संख्या, क्या फॉर्मूला होता है मोलों की संख्या निकालने का? पहली बात तो मोलों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं? एन। तो एन बराबर होता है दिया गया मास अपॉन मोलर मास, यानी कि दिया गया द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान, डब्ल्यू अपॉन एम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए तो जरा। एन ए को क्या लिख सकते हैं आप? एन को क्या लिखते थे? डब्ल्यू अपॉन एम। चूंकि ए है तो क्या लिख दो? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। इसका मतलब क्या होता है? ए का दिया गया मास बट्टे ए का मोलर मास अपॉन, यहां पर क्या लिखेंगे एन ए को? डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस, यहां पर क्या लिखेंगे? डब्ल्यू बी अपॉन एम बी।
बस इतनी सी बात है, कुछ नहीं करना है। ऐसे यहाँ पर एनबी वाले को कैसे लिखेंगे बताइए तो। एनबी है तो एनबी को क्या लिखेंगे, दिया गया मास किसका, बी का, अपॉन मोलर मास किसका, बी का। ऊपर भी आ गया बट्टे, नीचे दोनों को जोड़ देंगे, ए का दिया गया मास बट्टे ए का मोलर मास प्लस बी का दिया गया मास बट्टे बी का मोलर मास। आई बात समझ में? तो यहां पर हमने पढ़ दिया आपका मोलन्स क्या होता है। आई बात समझ में? अब मोलन्स से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम आपके सामने डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहली बात है मोलन्स। मोलन्स का मान हमेशा एक या एक से कम होता है, से कम होता है। यानी कि जो आपका मोल आंसर होगा एक्स, चाहे ए का निकालो चाहे बी का निकालो, इसकी वैल्यू या तो एक होगी या तो एक से कम होगी, एक से ज्यादा नहीं होगी। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, वो पेपर में मोलांस का क्वेश्चन करके आया और उसका आंसर आ रहा 2.35 और वो खुश होके आ रहा है कि मैंने घर में सही किया है। क्या उसने एक आंसर सही किया है? नहीं, क्योंकि मोलांस का आंसर एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता कभी भी। आई बात समझ में? तो अगर आपके किसी क्वेश्चन में मोलांस की वैल्यू एक से ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब आपने वो क्वेश्चन गलत किया हुआ है। आई बात समझ में? चलिए, पहला पॉइंट हमने ये देखा कि मोलांस का मान कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता। तो सोचिए तो जरा, अगर ए और बी का हमारा कोई बिलियन है, ए प्लस बी मिलके कोई क्या बना रहे, बिलियन बना रहे, ठीक है। तो ए का मोलांस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए तो। ए का मोलांस क्या हो जाएगा, एक्स ए, और बी का मोलांस क्या हो जाएगा, एक्स बी। क्योंकि ये कह रहा था कि मोलांस कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि अगर आप एक्स ए में एक्स बी को जोड़ेंगे तो आपका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक हो गया। तो अगर एग्जाम में कोई सवाल आया कि मोलांस निकालिए, ठीक है, पहले आपने मोलांस निकालिए दोनों के। अगर आपको आंसर को चेक करना है तो आप दोनों मोलांस को जोड़िए। अगर जोड़ने पे एक आता है तभी आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, तीसरी बात, ये सिंपल सी बात है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि एक्स ए प्लस एक्स बी, जो मोलांशों का योग होता है वो मैक्स टू मैक्स कितना होता है, अधिकतम 1 होता है। तो अगर किसी बच्चे ने एक्स से निकाल दिया है, आई बात समझे, उसको एक्स भी निकालना है, तो वो इतना बड़ा फॉर्मूला दोबारा से नहीं लगाएगा बिल्कुल भी। आई बात समझे, वो क्या करेगा पता है, ये फॉर्मूला लगाएगा, एक्स बी बराबर 1 माइनस क्या कर देगा, एक्स से। बस बात खत्म। ठीक है, तो जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा वो सिर्फ इतना मेथड लगाएगा। This। आई बात समझ में? तो यहां पर हमने मोलांस को डिस्कस कर दिया, ठीक है। एक मिनट, इतना तब तक आप उतार लीजिए एक बार। चलिए, तो यहां पर तक आपने मोलांस को आई थिंक उतार लिया होगा, ठीक है। तो चलिए, क्या अब एक बहुत अच्छा सा सवाल करें। तो यहां पर हमने देखा कि मोलांस की जो वैल्यू होती है कभी भी आपकी एक से ज्यादा नहीं आएगी। अगर आपकी एक से ज्यादा मोलांस आ रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं। और अगर आपका एक मोलांस आ गया और आपने दूसरा निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, दूसरा मोलांस निकालने के लिए उसको एक से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक हो गया। चल, अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा सवाल करते हैं। हम्म, मान लीजिए, एक अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पर देखता हूं मैं, ठीक है। 5 मोल, ठीक है, 5 मोल क्या ले लूं, कोई चीज बताइए। मान लीजिए अल्कोहल ले लेता हूँ, अल्कोहल को, ठीक है, 7 मोल पानी में घोला गया। चलिए,
हमने क्या बनाया, एक एल्कोहल वाटर सॉल्यूशन बनाया, घोला गया। ठीक है, तो हमें निकालना है एल्कोहल, एल्कोहल एवं पानी या जल का मोलांश। चलिए बनाइए तो जल्दी से, मोलांश ज्ञात कीजिए। चलिए बनाइए, ज्ञात कीजिए। चलिए, हमने क्या किया, ठीक है, 5 मोल अल्कोहल को 7 मोल पानी में घोल दिया। ठीक है, घर में नहीं घोलना है, ये काम नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ सवाल तक बताइए तो चलिए कैसे होगा। ध्यान से देखिए, यहां पर मान लीजिए मान लीजिए कि एक है आपका अल्कोहल। ठीक है, इसको मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ, मुझे लग रहा है हिंदी में मैंने शायद ये सही नहीं लिखा है। बताइए तो मुझे, सही लिखा है क्या मैंने? अल्कोहल को मैंने किस में डाल दिया, पानी में डाल दिया। बताइए, अल्कोहल को मैं ए कह देता हूं और पानी को मैं थोड़ी देर के लिए बी कह देता हूं। ठीक है, और हमारा क्या बन गया, विलियन बन गया कोई एक। चलिए, तो जैसे मैंने अल्कोहल को पानी में डाला तो हमारा एक विलियन बन गया। अल्कोहल के नंबर ऑफ मोल को क्या कह दो, Na। तो Na बराबर कितना दिया है, 5। पानी के नंबर ऑफ मोल को क्या कह दो, Nb। Nb कितना दिया है, 7। तो चलिए x से निकालते हैं, तो x से का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, यहां पर Na अपॉन Na प्लस Nb। पक्का? Na कितना दिया है बताइए, 5/5 + 7, तो कितना आ जाएगा, 5/12। आई बात समझ में? और जब 12 से 5 को डिवाइड दोगे तो एक से कम ही आएगा। आप चाहे तो ये भिन्न में भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक्स भी निकालता हूँ, चलिए एक्स भी। अब एक्स भी निकालने के दो तरीके हैं, पहला और दूसरा। ठीक है, चलिए जो पहला तरीका है हम इसको देखते हैं। पहला तरीका तो दूसरा लंबा वाला है कि एक्स भी निकालने का फॉर्मूला होगा आपका क्या, पर कर दो एन बी अपॉन कितना हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। एन बी कितना है बताइए आपका, 7। और नीचे कितना हो जाएगा आपका, 5 + 7। तो ये आ गया आपका 7/12। बट मैंने आपको एक दूसरी मेथड भी सिखाई थी एक्स बी निकालने का। तो एक्स बी निकालने की क्या मेथड सिखाई थी मैंने, कि जब एक मोल फ्रैक्शन आपको पता हो तो दूसरा निकालने के लिए उसको एक से हटा देना है। तो 1 - x से मैंने पहले ही निकाला था, तो 5 बटे कितना हो गया, 12। तो 12 × 12, 12 में से 5 गया तो कितना आ गया, 7/12। आई बात समझ में? तो देखिए हमने बहुत अच्छी मेथड से आपका ये क्वेश्चन आपका प्रोसीड कर दिया। ठीक हो गया? चलिए, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करें क्या? हम्म, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलिए। इजी सा क्वेश्चन है। कैसे करें, लिख लीजिए चलिए। 18 ग्राम ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज को लगभग कितना कह देते हैं, 54 ग्राम, ठीक है, पानी में घोला गया, घोला गया। ठीक हो गया, तो हमें क्या करना है, ग्लूकोज वो पानी का मोलंश ज्ञात कीजिए, पानी का मोल अंश ज्ञात कीजिए। चलिए बनाइए तो, मोल अंश ज्ञात कीजिए। चलिए जल्दी से बनाइए वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले हमको यहां पर लिखना होगा ग्लूकोज को किस में घुला गया, पानी में घुला गया। चलिए
और आपका क्या बनाया गया, एक विलयन तैयार किया गया। इतनी बात तो डन हो गई। अब दूसरी चीज, ग्लूकोज को मान लीजिए मैं ए कह देता हूं, और पानी को मान लीजिए मैं कितना कह देता हूं, बी कह देता हूं। ठीक है, अब ग्लूकोज का दिया गया मास कितना है बताइए, तो डब्ल्यू ए कितना है इसका, जल्दी से बताइए। डब्ल्यू ए 54 ग्राम। पक्का? ठीक है, सॉरी, ग्लूकोज का डब्ल्यू ए कितना है, 18 ग्राम। कितना है, 18 ग्राम। ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान कितना होता है बताइए, तो मोलर भार, जल्दी बताइए। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। सी का मोलर भार कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 12। तो 12 इंटू कितने हैं, 6। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 इंटू कितना हो गया, 12। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 इंटू कितना हो गया, 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। 12 कितना हो जाएगा, 72। प्लस कितना हो जाएगा, 12 प्लस, ठीक है, 6 6 36, 6 कम 6 16, कितना हो गया, 96। तो यहाँ पे से अगर हम जोड़ेंगे तो 6 2 8 2 10, ठीक है, तो एक 10 7 और एक आपका हासिल लगा था, तो कितना हो गया, 180। अब ये जीके का सवाल भी हो गया, ये बहुत फेमस है, इसको याद कर लीजिएगा कि ग्लूकोज का आपका मोलर भार कितना होता है, 180 ग्राम। आई बात समझ में? तो ऐसे पानी का बताइए तो, डब्लू दिया गया भार कितना है, डब्लू भी 54 ग्राम। और मोलर भार कितना होता है ये बताइए तो जरा, एमबी कितना होगा इसका, जल्दी बताइए। तो पानी H2, H का कितना होता है, एक, कितने हैं, दो, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो 16 और दो कितना हो गया, 18। तो ये कितना आ गया, 18 ग्राम। पक्का? चलिए, अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें किस, आप चाहें तो नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली यहां भी निकाल सकते हैं, मैं सीधा फॉर्मूले में ही लगाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक्स ऑफ क्या निकालना है, ए, यानी कि ग्लूकोज निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला होगा बताइए जब, एक्स से निकालने का फॉर्मूला क्या होगा अपना, एक्स से निकालने का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ मोल ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ बी। नंबर ऑफ मोल को क्या कहते थे तुम्हें बताया था मैंने, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, डिवाइड बाई, यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, एन ए को क्या बोलेंगे दोबारा से, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस, यहां पर क्या बोलेंगे, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। आप चाहें तो इन दोनों को डिवाइड करके पहले ही एन ए एन बी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कई सारे बच्चे ऐसे भी करते हैं, यहाँ पर मैं करके बता देता हूँ। वो सबसे पहले एन ए किनारे पे ही निकाल देंगे, तो एन ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। डब्ल्यू ए कितना दिया हुआ है बताइए जरा, 18, और एम ए कितना दिया हुआ है, 180। तो 18 दशम कितना हो गया, 180। तो कितना हो गया, 1/10, जिसको लिखते हैं 0.1। ऐसी एनबी निकालिए, तो चलिए बताइए एनबी कितना हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से कीजिए। तो कितना हो जाएगा, 54/18। तो 18 3 कितना होता है, 54। तो कितना आ गया, 3। तो बच्चे सीधा यहाँ पर भी कर दे, एन ए निकालना है ना, तो सीधा वैल्यू रख देंगे। वो कितना रखेंगे बताइए इस वाले में, अगर डायरेक्ट वो यहाँ से करना चाहें तो वैल्यू रखेंगे, एन ए की जगह कितना रख देंगे, 0.1 अपॉन, एन ए की जगह यहाँ पर कितना रख देंगे, 0.1, और एनबी की जगह कितना रखेंगे, 3। तो कितना हो जाएगा ऊपर, 0.1, और 3 में 0.1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 3.1। और पॉइंट से पॉइंट अगर आगे लेके जाएंगे तो ये हो गया आपका 1/31। दोनों ऊपर अंश में भी हर में भी मैंने 10 से गुणा कर दिया, आया। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं। आप वही चीज आप यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए 18 बट्टा कितना लिखा आपने, 180, डिवाइड बाई कितना लिखेंगे बताइए, 18/180 प्लस 54/18। जो काम आपने रफ में किया वो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो 18.180, ऊपर कितना हो गया, 0.1, और नीचे कितना आ गया, देखिए 18.180, 0.1 प्लस 3। तो ये भी सॉल्व करके 1 बट्टा कितना आ जाएगा, 31। बात तो एक ही है, आई बात समझ में? अब आपने एक्स से निकाला, अब एक्स भी निकालने के लिए क्या करेंगे बताइए, मैंने अभी बताया था एक्स भी निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप लंबा सा फॉर्मूला लगाइए,
ठीक है, क्या फॉर्मूला हो जाएगा यहां से बताइए, एक्स भी निकालने का, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, जल्दी से बताइए, 3 अभी निकाली थी हमने। एन ए कितना है 0.1 प्लस एन बी कितना है 3, तो कितना हो जाएगा ये बताइए, 3 अपॉन कितना हो गया 3.1। तो ऊपर और नीचे दोनों जगहों में 10 से गुणा कर देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर हो जाएगा 30 और नीचे हो जाएगा आपका 31। ये आपका आंसर आ गया 30/31। इसी को बनाने का दूसरा मेथड होता है आपका, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होगा, आपने क्या करना है, एक्स भी निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है, जब आपको एक पता है तो 1 - एक्स से कर देना है। तो 1 - एक्स से आपने कितना निकाला था ऊपर, 1/31। तो 31 एकम 31, 31 में एक घटा तो कितना आ गया 30/31। बस इतना ही था, ये क्या दिक्कत थी, आया समझ में सभी को मोलांश निकालना। चलिए, बाकी एनसीईआरटी के भी हम सवाल करेंगे, पर फिलहाल हमने यहाँ पर मोलांश निकालना आपका सीख लिया है, ठीक है। इसके बाद अब हम बनाएंगे, अगला टॉपिक चलेंगे जिसका नाम है मोलरता। अगला हमारा टॉपिक है मोलरता। पहली बात तो मोलरता को किससे डिनोट करते हैं, बड़े एम से, कैपिटल एम से, ठीक हो गया। चलिए, तो मोलरता डिस्कस करते हैं। मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, या पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है, 1 लीटर, क्या 1 लीटर को एक चीज और कह सकते हैं, आपका 1 क्यूबिक डेसीमीटर, एक ही बात हुई, डेसीमीटर, या आप 1 DM डेसीमीटर का क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात हुई। या 1 लीटर बोलिए, या 1 क्यूबिक डेसीमीटर विलियन में घुले, विलियन में घुले, ठीक है, हुए, हम्म, हुए विलेय, यानी कि 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलेय की मोलू की संख्या को, की संख्या को उस विलियन का, उस विलियन की मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। समझे इसे, ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन बनाई, ए से बी, विलेय और विलायक मिलके क्या बना आपका, विलियन बना, ठीक हो गया। चलिए, यह हमारी एक रिएक्शन हुई। इसमें देखिएगा, अगर आपको मोलरता निकालना है, मोलरता यानी कि आपको क्या निकालना है इसमें, कैपिटल एम। तो कैपिटल एम निकालने का फॉर्मूला होगा आपका विलेय के मोल के मोल भागा विलियन का लीटर में आयतन, याद रखिएगा ये बात, विलियन का लीटर में आयतन, ठीक हो गया, बस इतनी सी बात है। तो मोलरता को आप दूसरे फॉर्म में या शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, एम बराबर, ठीक है, विलेय, विलेय को किससे डिनोट करते थे आप, बी से, याद है, अपॉन विलियन का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूशन का, और ब्रैकेट में लिख दो लीटर, ये याद कर लो तुम बस, सबसे अच्छा फॉर्मूला है इसका।
ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन किसमें, लीटर में। आई बात समझ में? सिर्फ इतना करना है आपने और आपका सवाल बन जाएगा। चलिए, एक क्वेश्चन दे क्या इसमें भी, एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। 10 ग्राम, 10 ग्राम क्या कह लेते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज की, ठीक है, 50 ml, ठीक है, विलियन में, विलियन में मोलरता ज्ञात कीजिए। लीजिए, बहुत दोबारा से अच्छा क्वेश्चन, मोलरता ज्ञात कीजिए। बनाइए, तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, यहाँ पर जो डिजिट है, मैं अभी अपने मन से आपके लिए ऑन द स्पॉट सवाल बना रहा हूँ। तो जो डिजिट है ना मेरे, वो डिजिट क्या है कि कुछ क्वेश्चंस को मैं बहुत इजी रख रहा हूँ ताकि हमारी कैलकुलेशन लंबी ना हो। बट एग्जाम में कई बार ये होता है कि कैलकुलेशन थोड़ी बहुत लंबी आ जाती है। ठीक है, बट जब हम एनसीईआरटी के एग्जैक्ट सवाल करेंगे, वहां हम एग्जैक्ट देखेंगे कि कितनी बड़ी कैलकुलेशन असल में होती है। ठीक है, चलिए इसको बनाइए, तो कैसे करेंगे, जल्दी से बनाइए। यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना है, 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो सबसे पहले ग्लूकोज क्या है यहाँ पर, पहली बात तो विलेय है, तो विलेय है तो बी कह दो। नंबर ऑफ मोल बी का कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, दिया हुआ भार किसका, बी का, अपॉन मोलर भार किसका, बी का। दिया हुआ भार कितना है, 10, मोलर भार अभी निकाला था हमने ऊपर, ग्लूकोज का कितना होता है, 180, तो ये कट के कितना आ गया, 1/18। आई बात समझ में? अब निकालते हैं, चलिए, एन भी निकाल दिया। अब सबसे पहले हम निकालेंगे मोलरता, एम बराबर क्या था, नंबर ऑफ मोल किसके, विलेय के, अपॉन वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का, और कौन से उसमें, लीटर में। तो विलेय के मोल कितने हो गए, 1/18, अपॉन वॉल्यूम कितना है बताइए तो यहाँ पर जरा, 50। अब ध्यान से सुनिए, 50 ml है, तो ml को लीटर में चेंज करने के लिए कितना हो जाएगा, इनटू, सॉरी, अपॉन 1000। यहाँ पर कई बुक्स में या कई स्कूल के नोट्स में मैंने देखा है कि टीचर लोग यहीं पर इंटू 100 या इंटू 1000 ऐसे लिखा देते हैं। तो असल में क्या है ना, उसको आप याद मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपको इतना तो सेंस होना चाहिए कि अगर लीटर में होगा तो हम ऑन द स्पॉट लिख देंगे, और अगर मिलीलीटर में हुआ तो हम लीटर में चेंज कर लेंगे। क्योंकि हम जब 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, हमको इतना सब कुछ तो आना चाहिए। क्योंकि ऐसा होता है ना, ये फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। सर ने मान लीजिए इंटू 1000 तो लिखा दिया, बट सवाल सीधा लीटर में ही आ गया, तो फिर आपको याद करना पड़ेगा, वरना कि लीटर में 1000 नहीं लिखना है, मिलीलीटर में 1000 लिखना है, और आप कितना सब कुछ ये याद करते रहेंगे। तो आपको सिंपल है, चाहे किसी भी क्वांटिटी में दिया हो, आपको लीटर में चेंज कर देना है। और दिया जनरली या तो लीटर में ही जाता है या मिलीलीटर में ही जाता है। अगर 50 लीटर होता, मैं सिर्फ 50 लिखता, क्योंकि 50 मिलीलीटर था, तो मैंने मिलीलीटर को लीटर में चेंज कर दिया। तो आपको पता है कि अपॉन का अपॉन ऊपर चले जाता है, और ये यहां चले जाता है। तो ऊपर कितना आ गया आपका, बताइए जरा, ऊपर कितना आ गया आपका, ऊपर आ गया आपका 1 × 1000, तो कितना हो गया, 1000। और नीचे कितना आ गया बताइए, 18 × 50, 18 × 5 कितना होता है, 90, और एक और जीरो आ गया, 900। तो यहां से कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आ गया आपका आंसर, 10/9। अगर आप पॉइंट में निकालेंगे तो 9 एकम 9, एक बचा, और 9 एकम 9। यूनिट क्या होता है मोलर का, पता है आपको, मोल, ठीक है, पर लीटर। ऑब्वियस सी बात है ना, ऊपर नंबर ऑफ मोल और नीचे क्या आ गया, लीटर। तो मोलरता में लिख दीजिए, इसका मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर होता है। ठीक हो गया, चलिए, यहां तक हमने मोलरता भी देख ली। अब हमारा नया टॉपिक आता है, मोललता। अगला टॉपिक आता है हमारा, मोललता, जिसको कि हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एम से। देखिए, मोललता क्या होता है, ठीक है, इसकी पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं। किसी विलयन की मोललता, किसी, आप भी मेरे साथ में लिखेंगे, विलयन की मोललता, जैसा कि मैं हर बार आपसे कह रहा हूं कि ये आपके एग्जाम के लिए ही नोट्स लिखाए जा रहे हैं, ठीक है, और हर एक डेफिनेशन
मैं आपके एग्जैक्ट कोई अच्छी रिफ्रेशर है या एनसीईआरटी, जहां भी मुझे बेटर डेफिनेशन मिल रही है ना, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। और सच बात अगर बताऊं तो इंग्लिश मीडियम के कंटेंट बनाने से 100 गुना ज्यादा टफ हिंदी मीडियम का कंटेंट बनाना होता है। और मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैंने शुरुआत से ही सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाया है। हिंदी मीडियम पढ़ाना मेरे लिए काफी टफ है। तो मेरे को क्या करना पड़ा है, ना मेरे पास इसके नोट्स अवेलेबल है, तो मुझे रात रात उठ के इसके नोट्स बनाने पड़ते हैं, फिर हिंदी में डालना पड़ता है, उनकी लैंग्वेज इजी करनी पड़ती है। ठीक है, तो आपको पूरा पका पकाया खिचड़ी यहाँ पर मिल रहा है। तो आपने क्या करना है, बस मेरी इस मेहनत का फायदा उठा के जस्ट आपको ये सब चीजें याद कर लेनी है बस। ठीक है, और ये वही कंटेंट है जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को प्रोवाइड करवाया जाता है, और इंग्लिश मीडियम वालों का कंटेंट बहुत अच्छा होता है। हिंदी मीडियम में ऐसा नहीं। मैंने नूतन देखी आपकी जो रिफ्रेशर आती है, मैं पागल हो गया। मैंने बोला क्या लिखा होता है, इतनी एक्स्ट्रा चीजें, इतनी फालतू फालतू चीजें लिखी हुई है जिसका कोई मतलब नहीं है। और लैंग्वेज तो फिर पूछो ही नहीं, शुद्ध साहित्यिक हिंदी लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसा भी नहीं लिखना होता है, जस्ट ट्रांसलेट कर दिया गया है और कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपके एग्जैक्ट एनसीईआरटी की लैंग्वेज यहाँ पर डाली हुई है। देखिए, किसी विलेन की मोललता 1 केजी विलायक में। मोललता को क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये भी लिख लीजिए। इसको कहते हैं इंग्लिश में ओलेलिटी। क्योंकि हमको इंग्लिश में पता होना चाहिए, क्या पता हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक वगैरह कुछ आ गई तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन लिखा होता है, वहां से आप देख तो लेंगे। ठीक है, किसी विलियन की मोललता 1 केजी विलायक। और जनरली मुझे लगता है कि आपके स्कूल के कई सारे टीचर्स या आपके जो भी हिंदी में टीचर्स हैं, वो भी कई बार इंग्लिश में आते ही होंगे, क्योंकि जब ग्रेजुएशन को कोई करता है ना, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स किसी से भी करे, तो वहाँ ये सब्जेक्ट इंग्लिश में ही पढ़ने होते हैं। तो बाद में 12वीं तक अगर किसी टीचर ने हिंदी में भी पढ़ा होता है, तो वो फिर इंग्लिश में उन्हें चेंज करना होता है, फिर धीरे धीरे हैबिट बन जाती है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा मत कीजिए कि इंग्लिश से हमें दुश्मनी है। आपका एक पेपर अंग्रेजी का भी होता है। ठीक है, तो हमें अंग्रेजी भी समझनी है, बट हाँ, नंबर लाने के लिए हम हिंदी में ही सब कुछ यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो पूरा बोल भी हिंदी में रहा हूँ, इंग्लिश ना के बराबर मैं यहाँ पर आप यूज कर रहा हूँ। ठीक है, किसी विलियन की मोललता 1 केजी विलायक में उपस्थित उपस्थित विलेय विलेय के मोलों की संख्या के रूप में, मोलों की संख्या के के रूप में, ठीक है, परिभाषित की जाती है। परिभाषित की जाती है, बस इतना सा है। तो क्या लिखा हमने, जो किसी भी विलयन की मोललता होती है कि 1 केजी विलायक में कितना विलेय हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 केजी पानी में, ठीक है, पानी का वेट लिया है मैंने, लीटर में नहीं, 1 केजी पानी में हम कितना चीनी डाल सकते हैं या कितना ग्लूकोज डाल सकते हैं। यानी कि 1 केजी विलायक में हम कितना विलेय डाल सकते हैं, इसी को उसकी क्या बोलते हैं, मोललता कहते हैं। आई बात समझ में, बस इतनी सी बात है। तो यहां पर हम अगर फॉर्मूला लिखें मोललता का, मोललता, तो क्या हो जाएगा, किससे डिनोट करेंगे इसको, स्मॉल एम से। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका बताइए, ये हो जाएगा आपका विलेय के मोल, ठीक है, बट्टा, ठीक है, विलेय के मोल बट्टे विलायक का, विलायक का केजी, किलोग्राम, ठीक है, मैं द्रव्यमान, यानी कि मास। ठीक है, बस इतना सा है। तो इसका यूनिट क्या होता है बताइए तो जरा, अगर कोई यूनिट बताना चाहे तो। इसका यूनिट हो जाएगा यहाँ पर विलेय के मोल, यानी कि मोल पर, यहाँ पर नीचे क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान किसमें होता है, केजी में, तो मोल पर केजी, या कह सकते हैं मोल केजी इनवर्स, कोई भी, चाहे आप इस फॉर्मेट में लिखें चाहे आप इस फॉर्मेट में लिखें। ठीक है, तो दूसरे फॉर्म में इसको कैसे हम लिख सकते हैं, m बराबर, बताइए, विलेय के मोल एन, विलेय है तो v, मैंने कहा था, अपॉन विलायक, विलायक बोले तो
विलायक का मास डब्ल्यू वाला, हाँ एम वाला नहीं, यहाँ पर एक कंफ्यूजन तो यही होता है। और मोललता मोलरता से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ना मोललता पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, तो मोललता तो आना बहुत जरूरी है। तो मोललता में विलायक का डब्ल्यू वाला भार लिया जाता है। भार दो होते हैं ना, एक डब्ल्यू वाला भार होता है, एक एम वाला भार होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा वाला भार लिया जाता है? डब्ल्यू वाला। तो मास किसका? विलायक का। और किस में लिया जाता है? केजी में लिया जाता है। आई बात समझ में? तो यहां पर हमने मोललता का डेफिनेशन पढ़ लिया है। ठीक हो गया। इसके बाद एक सवाल इसमें बना देते हैं, फिर एक लास्ट टॉपिक आपका बचेगा पार्ट्स पर मिलियन। इसकी खाली हमको डेफिनेशन समझनी है, इससे न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आते। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या करें, जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बना लेते हैं, अपना प्यारा ग्लूकोज 18 ग्राम ग्लूकोज का, सॉरी ये व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज होगी, का, ठीक है, कितना ग्राम पानी ले लूं मैं? मान लीजिए 90 ग्राम पानी। ठीक है, मैं मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता ज्ञात कीजिए। बस यहाँ पर वो चीजें बदल देगा, ग्लूकोज की जगह कुछ और लिख देगा। ठीक है, चीज यही रहेगा, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके इसमें, क्योंकि ये चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट नहीं है। आप तो विलियन चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो विलियन चैप्टर तो पूरा अलग होगा, जो कि हम अगले लेक्चर से प्रॉपर विलियन चैप्टर पढ़ेंगे। यहाँ तो हम बेस बना रहे हैं, जो हमने 11वीं में पढ़ा है उसको रिविजन कर रहे हैं, उसकी एक बार रिकॉल कर रहे हैं उस सब चीज को। तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, बताइए, मोलैलिटी का, मोललता का। तो नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट अपॉन मास किसका? सॉल्वेंट का। और किस में लेना है? केजी में। तो सॉल्यूट कौन है यहाँ पर? विले ग्लूकोज। तो ग्लूकोज क्या है आपका? पी। ठीक है, तो बताइए, तो एनबी कैसे निकालोगे आप? एनबी होगा आपका डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। एनबी बराबर कितना हो जाएगा बताइए तो जरा? डब्ल्यू के बी का फॉर्मूला क्या है? कितना मास दिया हुआ है? 18। पोलर मास कितना होता है? 180। तो 18 दशम कितना हो गया? 180। तो एनबी बराबर कितना आ गया? 1/10। और 1/10 को लिख सकता हूं मैं 0 पॉइंट, चलिए 1/10 ही लिखिए, पॉइंट में चेंज नहीं करते हैं। ठीक हो गया ये। तो यहां पर कितना हो जाएगा बताइए? इससे इजी हो जाएगा थोड़ा, देखिए, नंबर ऑफ मोल किसमें लिखा मैंने, कितना आया मेरा? 1/10 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का दिया गया मास कितना है? 90 ग्राम। वरना पानी का मोलर मास अगर इसका आप एमबी निकालेंगे तो कितना होता था? मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाला था 18। बट उसको मोललता निकालते टाइम नहीं लेते हैं, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, तो दिया गया मास कितना है आपका? 90 ग्राम। ठीक है, और 90 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो बट्टा कितना करेंगे? 1000। तो आपको याद नहीं करना है, तो दिया होगा आपको बताइए, तो ग्राम में ही दिया होगा या मिलीग्राम में दिया होगा या किलोग्राम में दिया होगा? किलोग्राम में होगा तो वैसे ही रहेगा, ग्राम में दिया होगा तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए 10,000 से डिवाइड करेंगे, और बाई चांस मिलीग्राम में दिया है तो कितने से डिवाइड कर देंगे? 10⁶ से, यानी कि 10 लाख से डिवाइड कर देंगे। सिंपल है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये चले जाएगा ऊपर और ये चले जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताइए? कितना हो जाएगा यहाँ पर ही बताइए? तो 1 × 1000, 1000 बट्टे कितना आ गया? अच्छा, इसका भी आंसर वही आ गया, देखिए कितना अच्छा हमने क्वेश्चन लिया कि दोनों मोललता और मोलरता दोनों का आंसर बराबर आ गया, 10/9। तो कितना आंसर आ रहा था? लगभग 1.1। और यूनिट क्या होता है इसका? मोल पर केजी। ठीक हो गया। आई होप यहां तक कि आपको पूरे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस आ चुके होंगे। ठीक है, अब लास्ट में हम पार्ट्स पर मिलियन का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसका क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं पार्ट्स। होने को तो फॉर्मेलिटी भी होती है, नॉर्मलिटी भी होती है, नॉर्मलता, पर ये आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, ना ही इनका डेफिनेशन आने वाला है और ना ही इनके क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप छोड़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या था आपका? मोल कैसे निकालते हैं, मोलांश कैसे निकालते हैं, मोललता कैसे निकालते हैं और मोलरता कैसे निकालते हैं। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन में आपके एनसीईआरटी में देख रहा था, और ये एक यूनिट होती है, इसलिए मैं यहाँ पर इसको इंक्लूड कर रहा हूं। इसका न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन।
इसको कहते हैं आप पीपीएम। ठीक हो गया। चल, पार्ट्स पर मिलियन। तो क्या होता है इसका डेफिनेशन देखिए। जब विलेय की मात्रा, जब, क्योंकि जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ना वहां पीपीएम का यूज होता है, तो इसलिए हम इसको पढ़ लेते हैं यहां पर। ठीक है, विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो, अत्यंत सूक्ष्म हो, तो सांद्रता को, तो सांद्रता, सांद्रता को क्या बोलते हैं पता है आपको? कंसंट्रेशन या अमाउंट। ठीक है, सांद्रता को पीपीएम में प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। जब क्वांटिटी बहुत कम होती है, मान लो एक डायमंड है, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना 5 किलो का डायमंड दे दो, 10 किलो का डायमंड दे दो, क्योंकि डायमंड बहुत कॉस्टली होता है। तो इसकी जब भी क्वांटिटी जनरली ली जाती है, बहुत छोटे अमाउंट में ली जाती है। तो किस में ली जाती है? ग्राम में, मिलीग्राम में। ऐसी सेम सोना भी होता है, ग्राम में लिया जाता है। ऐसा थोड़ा ना कहते हैं कोई कि हमको आज 5 किलो की हार पहननी है, नहीं कहते ना। तो ऐसे यहाँ पर भी है, जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो जाए, जो सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन है, उसको पीपीएम में दिखाया जाता है। तो पीपीएम का फॉर्मूला क्या होता है पता है? पीपीएम बराबर अव्यय के, ठीक है, भागों की संख्या बट्टे विलियन में उपस्थित, में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या, सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या की संख्या इंटू 100, बस इतना, सॉरी, इंटू 10 की पावर 6 ये होता है। तो अव्यय में अव्यय के कितने भागों की संख्या है, डिवाइड बाय टोटल कितने अव्यय हैं, ठीक है, उनके भागों की संख्या इंटू 10 की पावर 6। तो ये पीपीएम का आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक हो गया। आई होप यहां तक का आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। और जितने भी टॉपिक्स लेक्चर नंबर 1 में हम करने वाले थे, वो हमने आपके सामने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी में दिए गए कुछ बेहतरीन सवाल। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक बार क्वेश्चंस को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो एनसीईआरटी के मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर ले रखे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, एक ही साथ पहले मैं सारे क्वेश्चंस को इंसर्ट कर दूं, फिर 2 मिनट तब तक आप रेस्ट कर लीजिए। चलिए मैं एक बार इनको इंसर्ट कर लेता हूँ। स्वम सिर्फ 3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में जो मेरे को एग्जाम्पल में दिखे थे, और मुझे लगा था कि ये पढ़ाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, लीजिए ये तीनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दिए हैं। अब एक एक करके हम इन तीनों का सॉल्यूशन आपके सामने कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लगाते हैं, इसको थोड़ा सा और नीचे लगा देते हैं। विजिबल हो रहा है कि थोड़ा सा बड़ा कर दें इसको? लीजिए, इसको भी बड़ा कर देते हैं।
इसको यहाँ पर लगा के क्वेश्चन थोड़ा लंबे ही जाएंगे, ठीक है। इसको भी हम थोड़ा बड़ा कर दें, ठीक हो गया। चलिए, 3 क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, चलिए आप बना सकते हैं तो बताइए तो जरा मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर। अगर आप बना सकते हैं तो पहला क्वेश्चन आप बनाइए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, एथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है आपका C2H6O2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रिएक्शन बनाएंगे जिसमें कि देखिए विलेय, जिसको कि क्या बोलते हैं आपका बी, में क्या जोड़ेंगे, विलायक। पहले ऐसे बना लेंगे, देखिए अब मैं सिखा रहा हूं कि न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं, और मैं डायरेक्ट एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल बना रहा हूं, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि वो क्वेश्चन तो हमसे बन गए, क्या ये वाले क्वेश्चन बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का बच्चों के माइंड में एक खौफ रहता है। ये विलियन लिख देते हैं इसको, ठीक है, विलियन। विलेय में जब विलायक डालते तो क्या बना आपका, विलियन बना। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले विलेय में, ठीक है, विलेय कौन है आपका, ये एथिलीन ग्लाइकॉल, ये आपका क्या है, विलेय। तो विलेय है आपका, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, हाँ, इथाइलिन ग्लाइकॉल। और विलायक क्या है उसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल के मोलेंस की ज्ञात कीजिए यदि विलियन में। जब विलियन कुछ नहीं दिया होता ना, तो विलियन आपको क्या मानना पड़ता है, जल। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन कितना तगड़ा है, ठीक है, कि विलायक दिया ही नहीं गया है उसमें, सीधे कहा गया है कि विलियन में इसका इतना प्रतिशत मात्रा उपस्थित है। आई बात समझ, तो जब विलायक नहीं दिया होता तो विलायक को क्या मानना पड़ता है, पानी, यानी कि वाटर मानना पड़ता है, ठीक है। चलिए, अब इथाइलिन ग्लाइकोल का, ठीक है, सबसे पहले तो डब्ल्यू कितना होगा, मास कितना होगा, बताइए तो जरा। डब्ल्यू, क्या कहा गया है, विलियन में इथाइलिन ग्लाइकोल का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। तो जब प्रतिशत में दिया होता है ना, तो 20% का मतलब है 20 ग्राम, याद रखिए। आई बात समझ में। अब चलिए मोलर मास निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, C2H6O2, सी का कितना है 12, इंटू कितने हैं 2, एच का कितना है 1, टोटल कितने हैं 6, ओ का कितना होता है आपका बताइए 16, और टोटल कितने हैं 2। तो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 प्लस 6 प्लस 16 दूना कितना हो जाएगा 32। 24 और 36 और 32 कितना हो गया आपका 62। आई बात समझ में। तो यहां पर एमबी आपका कितना हो गया 62, ठीक है। तो अगर आपको 62 इसका यूनिट होता है यू, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो अगर आपको एनबी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, चलो बताओ तो, एनबी निकालेंगे तो जल्दी से बताइए। एनबी निकालना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, ग्राम वेट बी का अपॉन मोलर मास पी का। तो कितना हो जाएगा ग्राम वेट, 20 बट्टे कितना हो जाएगा 62। तो कितना हो जाएगा 20 यहां से कटेगा तो 10, और यहां से कटेगा तो कितना हो गया 31। तो एनवी बराबर आ गया आपका 10/31। पक्का, जल में बताइए बताइए। अब ध्यान से सोचिए, हाँ, एक विलियन है, ठीक है, बहुत दिमाग वाली बात बता रहा हूं अभी मैं। अगर विलेय 20% है, विलियन हमेशा कितने प्रतिशत का बनता है, 100% का। देखिए कितना अच्छा सवाल दे दिया एनसीईआरटी में, आप देखिए तो सही। विलेय 20% है तो विलायक कितना प्रतिशत होगा, सोच के बताइए, कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा, तभी तो 100% बनेगा ना। तो विलेय का प्रतिशत दिया उसने 20%, और ये हमको पता होना चाहिए कि विलियन हमेशा प्रतिशत किससे निकाला जाता है, 100% से निकाला जाता है। तो विलियन अगर 100% है तो विलायक आपका कितना हो जाएगा 80%। तो बताइए तो जल के बारे में, तो डब्ल्यू भी कितना हो जाएगा जल का, 80% बोले तो कितना 80 ग्राम। एमबी कितना हो जाता है, अभी क्या था हमने ऊपर जल का निकाला था, कितना था 18 ग्राम। पक्का, तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका, एनबी बराबर हो जाएगा आपका 80/18। अगर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो गया यहाँ पर 40/9। आया समझ में। चलिए मैं इसको यहाँ पर क्या डिवाइड भी कर दूं क्या सीधे, ठीक है, मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग आएगा
जीरो पॉइंट, ये काम तो आप कर सकते हैं डिवाइड का, 322 लगभग, तो हम लगभग जीरो पॉइंट कितना ले लेते हैं 3। और जब 40 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा लगभग 4.4 के आसपास। ठीक है, तो एन बी हमारा आ गया 0.3, सॉरी एन ए, गलती होगी यहाँ पर क्या हो गया, जल को ए कहेंगे तो हम हर जगह पे क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से डब्ल्यू ए एम ए, और यहाँ पर क्या निकालेंगे एन ए, तो एन ए कितना आ गया आपका 4.4। ठीक है, चलिए अब द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। किसका निकालते हैं, हमको किसका निकालना है, ग्लाइकोल का। तो यानी कि हमको एक्स बी निकालना है। तो एक्स बी क्या था, मैंने बताया था, ऊपर लिख देना एन बी और नीचे लिख देना आप एन ए प्लस एन बी। तो एन बी कितना है आपका 0.3 और नीचे हो जाएगा आपका 0.3 प्लस 4.4, तो हो जाएगा आपका ऊपर तो 0.3 हुआ और नीचे हो गया आपका 4.7। एक पॉइंट इधर जाएगा, यहां भी एक पॉइंट इधर जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका लगभग 3/47। और जब 47 से 3 को डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाता है 0.068। आई बात समझ में, 0.068। ठीक है, और अगर बाई चांस एक्स, यहाँ एक्स से निकालने को तो कहा नहीं गया है, अगर आपको एक्स से निकालना है तो आप क्या करेंगे बताइए, शॉर्ट फॉर्मूला सीधे मैंने बताया था, एक्स से निकालने के लिए आप उतना लंबा नहीं निकालेंगे, आप 1 माइनस कितना कर देंगे, आप एक्स बी कर देंगे। तो 1 माइनस एक्स बी, तो कितना हो जाएगा बताइए 1 माइनस 0.068, और जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.932। बस, तो इसका मतलब हमने यहाँ पर आपका इथाइलिन ग्लाइकोल का भी निकाल दिया मोल अंश और जल का भी निकाल दिया। आई बात समझ में, बहुत इजी तरीके से। बस यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या थी, अगर प्रतिशत में द्रव्यमान दिया हो तो उसको ग्राम में ले लेना है, और अगर एक का प्रतिशत 40% दिया है और विलायक का नहीं दिया है तो विलायक कितना हो जाएगा अपने आप ही 60% हो जाएगा। एक 70 दिया है तो दूसरा कितना हो जाएगा 30, एक 90 दिया है तो दूसरा कितना हो जाएगा 10। आई बात समझ में, चलिए यहाँ पर हमने उदाहरण 1.1 को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। चलिए दूसरा क्वेश्चन करें। उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, मोलरता निकालना है यानी कि कैपिटल एम निकालना है, जिसमें 5 ग्राम NaOH सबसे पहले 500 450 ml विलयन में जुड़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पर विलेय कौन है बताइए, विलेय किससे डिनोट करते हैं इसको, बी से। तो कौन है यहाँ पर विलेय आपका NaOH। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए NaOH का सबसे पहले तो मोलर मास निकाल लीजिए। चलिए, इसका WB कितना है, कितना ग्राम दिया है 5 ग्राम। MB कैसे निकालेंगे इसका बताइए, तो सबको जोड़ेंगे, Na का कितना होता है 23, ये कुछ याद होने चाहिए। ठीक है, O का कितना होता है आपका 16 और H का कितना होता है 1, तो कितना हो जाएगा 24, 24 में 16 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 40। तो अगर आप NB निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा आपका फॉर्मूला 5 WB अपॉन MB, तो 5/40, तो 5×8 = 40 होता है, तो आपका आ गया 1/8। पॉइंट में नहीं निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। अब मोलरता निकालना है आपको। मोलरता का फॉर्मूला क्या था, कैपिटल एम, कैपिटल एम बराबर नंबर ऑफ मोल किसके, सॉल्यूट के, अपॉन मैंने बोला था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस में लेना है, लीटर में लेना है, याद है। तो बताइए विलेय के नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1/8 भागा सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है बताइए 450। अब देखिए ml है ना, जब ml को लीटर में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं बताइए, तो ml को लीटर में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 1000। आई बात समझ में, तो 450 डिवाइड बाई क्या कर दो 1000, ये 1000 सबसे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और ये 450 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा बताइए, ऊपर 1 इंटू 1000 1000, और यहां पर कितना हो जाएगा बताइए 8 पंचे 40। ठीक है, 8 चको 32, और 32 में 40 गया तो कैरी गया तो कितना हो गया 36, और आगे क्या लगा दो एक और जीरो, मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो काटे तो आंसर आ गया मेरा 10/36।
ठीक हो गया। और जैसे ही हम 10/36 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आपका लगभग लगभग आ गया 0.278। और यूनिट क्या होती है मोलरता की बताइए? मोल पर लीटर। ये जो कैलकुलेशन है आप कर सकते हैं। हाँ, मैं 36 का भागा नहीं दूंगा अब 10 में, ठीक है। अब आप 12वीं में पढ़ते हैं तो मैं डायरेक्टली आंसर देख रहा हूं, मेरा काम है मेथड को आपके सामने इजी करना। ठीक हो गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है मोलरता पे। देखिए अगर आपका एनसीईआरटी में फॉर्मेलिटी नॉर्मलिटी ये इतना ही इंपॉर्टेंट होता तो इसके भी तो सवाल देने चाहिए थे ना उसने। उसने क्यों आखिर मोलांश मोलरता और मोलरता के दिए? ऐसा नहीं कि कोई सवाल मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। एग्जाम्पल में जितने सवाल है हर एक का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। और इसके बाद एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है जिसमें कि आपके कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है। बाकी उनका वीडियो सॉल्यूशन जब हम क्वेश्चंस की सीरीज करेंगे वहां आपको पूरा वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। बट अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां पर उस क्वेश्चन का नाम या फोटो भेज सकते हैं। मैं उसका रिटर्न सॉल्यूशन या ऑडियो में जो भी हेल्प होगी या वीडियो सॉल्यूशन जो भी पॉसिबल होगा वो वहां पर आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक हो गया। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन है 0.5 ग्राम एथेनॉइक अम्ल, ठीक है, CH3COOH, यानी कि ये क्या है बताइए? को 75 ग्राम बेंजीन में, अब देखिए इसको घोला गया इसमें घोला गया तो बेंजीन क्या है आपका? विलायक। और एथेनॉइक अम्ल क्या है आपका? विलेय। आई बात में विलेय को किससे डिनोट करते हैं? बी से। विलायक को किससे डिनोट करते हैं? ए से। तो सबसे पहले विलेय की बात करते हैं। यहां पर किसकी बात करते हैं? CH3COOH, जिसको कि मैं क्या कह रहा हूं? विलेय यानी कि बी कह रहा हूं। बताइए तो इसका WB कितना दे रखा है? कितना ग्राम है? 2.5 ग्राम। इसका MB कितना दे रखा है बताइए तो जरा? MB ध्यान से सुनिएगा। हाँ, MB कैसे निकालेंगे? C का कितना होता है? 12। H का कितना होता है? 1। कितने H हैं टोटल? देखिए 3 H यहाँ है, 1 H यहाँ है, तो टोटल कितने हैं? 4। तो 4 हो गया। प्लस एक और कार्बन है तो दोबारा बार लिख दो। आप चाहे तो वहीं पर भी 24 भी लिख सकते थे। 2 ऑक्सीजन है, एक का 16 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा? 32। तो कितना हो जाएगा बताइए तो जा? 32 में 4 जोड़ेंगे तो 36, 37, 38, 39, 40, 50 और 60। तो MB कितना आ गया आपका? 60। आई बात समझ? तो एक बात, अगर आप NB निकाले तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका बताइए? WB अपॉन MB। तो कितना हो गया यहाँ पर? 2.5 डिवाइड बाई 60। चलिए ऊपर नीचे दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि पॉइंट हट जाए। तो ये कितना हो जाएगा बताइए? ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा आपका 600। ठीक है, तो कट करें इसको तो कितने बार जाएगा बताइए तो जरा? 25 दूना 50 होता है और 25 चको 100 होता है। ठीक हो गया। तो यहां पर कितने बार जाएगा? 1/24 बार गया। ओके। अब यहां पर आपको क्या निकालना है? मोलरता ज्ञात करनी है। ठीक है, मोलरता का क्या फॉर्मूला था बताइए तो? स्मॉल m से डिनोट करते थे। मैंने बोला था नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। कौन सा वाला मास? W। सॉल्वेंट को क्या बोलते हैं? A। और किस में लेना होता था? kg में लेना होता था। तो कितना हो जाएगा बताइए? NB कितना आया मेरा? 1/24। कई बच्चे क्या करते हैं ना, पॉइंट में सीधे चेंज कर देते हैं। पॉइंट में तब तक चेंज, जैसे ऊपर एक मोलरता वाला क्वेश्चन था ना, उसको मैंने पॉइंट में क्यों चेंज किया पता है? अदरवाइज मैं नहीं करता। देखिए यहाँ पर कितना आया था? 10/31। यहाँ पर कितना आया था? 9। 9 और 31 का अगर मैं एलसीएम लेता ना बहुत लंबा पड़ जाता, तब मैंने पॉइंट में चेंज किया। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं करना है तो आप पॉइंट में चेंज मत कीजिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है और आंसर गलत आने के चांसेस ज्यादा है। क्योंकि एक बार आप ऊपर डिवाइड कर रहे हैं, एक बार आप नीचे डिवाइड कर रहे हैं, फिर जो आंसर आएगा उनको दोबारा डिवाइड कर रहे हैं, तो 3 बार आप डिवाइड कर रहे हैं। तो 3 बार डिवाइड में कुछ ना कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू तो अलग आ ही जाएगी ना। तो यहाँ पर WA कितना दिया है बताइए? 75 ग्राम। तो 75 यहाँ, और ग्राम को किलोग्राम में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाई क्या करेंगे? 1000। मैंने कहा है फॉर्मूले में कोई 1000 वगैरह नहीं लिखना है। या तो आपका क्वेश्चन ग्राम में आएगा या किलोग्राम में। अगर 75 किलोग्राम होता है तो सीधे लिख देते, 75 ग्राम है तो 1000 से डिवाइड कर दिया। इसके अलावा किसी और में आता भी नहीं है। अपॉन का अपॉन ऊपर मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पर 24 इंटू कितना हो गया? 75। तो ऊपर कितना चलेगा आपका? 1000 और नीचे कितना चलेगा आपका? 24 इंटू 75। आया बात समझ में? तो जब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ गलती तो नहीं हुई है ना यहाँ पर? ये 24 कहाँ से आया?
ओके ओके ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 24 इंटू 75 कितना हो गया? 1000 डिवाइड बाई, मल्टीप्लाई कर ले। चलिए मैं सीधा आंसर ही लिख देता हूं, ठीक है। आप एक बार इसको चेकआउट कर लेंगे। तो इसका फाइनल आंसर आपका आ रहा है सॉल्व करने के बाद 0.556, और यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर केजी। आई बात समझ में? आप इसको चेक कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया। तो यहां पर हमने सॉल्व कर दिया कि ये तो सही है ना। एक बार 25 का भागा 60 में दीजिए, तो 25 दूना 50, 10 बचेगा, 25 चौको 100। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका आंसर कितना आएगा? 0.556 मोल पर केजी। आई होप यहाँ तक का आपको हमारा ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ी सी लंबी वीडियो है, क्योंकि मेरा प्रयास है कि हर एक चीज को आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाए। ठीक है, और एक रेगुलर जो क्लास होती है वही की जाए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, ठीक है, तो मुश्किल से मैं 4 से 5 वीडियो इसमें बनाऊंगा। तो 4-5 वीडियो मतलब 5 घंटा। एक दिन में आप 5 घंटा तो पढ़ ही सकते हैं ना। तो 5 घंटे में आपका हमेशा के लिए सॉल्यूशन चैप्टर क्लियर हो गया। ठीक हो गया। बाकी आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप इस वीडियो को हमारे ऐप में देख रहे हैं या यूट्यूब में देख रहे हैं, आप इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि स्लो है, मुझे स्लो यहाँ पर इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि मुझे हर एक बच्चे को यहाँ पर लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में वैसे ही कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। तो उस कम्युनिकेशन गैप में अगर मैं वैसे ही बहुत तेज बोलूंगा, तो फिर कुछ ही बच्चे उसको कैच कर पाएंगे। ठीक है, और मेरा प्रयास है कि हर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को पूरी बारीकियों के साथ आपको यहाँ पर समझाया जाए। बाकी जिनकी मैथ्स यहाँ पर कमजोर है, एक बार जो भी कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर छोड़ी है ना, इसको घर में पक्का कीजिएगा। ठीक है, मेरे को तो यहाँ पर समझाना था तो मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिए, बट आपको वहां पर नहीं करना है। ठीक है, बाकी जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, वहां पर मैं कैलकुलेशंस करनी भी आपको सिखाऊंगा कि एग्जाम में कैसे आप नॉर्मल अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे, कैसे आप 5 मिनट के सवाल को 1 से 2 मिनट में बनाएंगे। ठीक हो गया। तो चलिए, यहां तक का अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा, ठीक है, मैंने कोशिश की कि पूरा कंटेंट आपको हिंदी में मिले, इंग्लिश यहाँ पर ना के बराबर यूज की जाए। यहाँ पर मैंने आपको पूरा कंटेंट और पूरे नोट्स यहाँ पर अवेलेबल करा दिए हैं। ठीक है, अगर आपको इस पूरे नोट्स का पीडीएफ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, या आप हमारे ऐप में जाते हैं तो स्टडी मटेरियल सेक्शन में वहां पर आपको इसका पूरा जो पीडीएफ लिंक है वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है, तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारी उस वीडियो को कृपया करके उन सभी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए जो कि कहीं ना कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं और कंटेंट के अभाव में ऑनलाइन में वो नहीं पढ़ पाते हैं। ठीक हो गया, ताकि हमारी वीडियो अगर जरूरतमंद लोगों को फैले तो हमें भी अच्छा लगेगा, और कहीं ना कहीं अगर हमारी वीडियोस में व्यूज आते हैं, हमें अच्छा अप्रिसिएशन मिलता है, तो हमारी मेहनत और हमारी आशा यहाँ पर और ज्यादा बढ़ेगी, और हम डे बाय डे आप सभी बच्चों के लिए और अच्छा काम कोशिश करेंगे। बाकी हम डे बाय डे अपने कंटेंट क्वालिटी को यहाँ पर इनहेंस कर रहे हैं, वीडियो क्वालिटी को इनहांस कर रहे हैं, ताकि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो पाए। और जैसा कंटेंट इंग्लिश मीडियम के बच्चों को प्रोवाइड होता है, सेम वही लेवल ऑफ कंटेंट मैं हिंदी मीडियम के बच्चों को भी यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसी चैनल में मेरे द्वारा इंग्लिश मीडियम के बच्चों को जो मैं लेक्चर पढ़ाता हूँ वो भी है। वहां आप देख सकते हैं कि टोटली इंग्लिश से मैं यहाँ पर कंप्लीटली हिंदी में शिफ्ट कर गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अगर हमारा पूरा मेहनत अच्छा लगता है, ठीक है, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना है, और दोस्तों के साथ एटलीस्ट अपने 5 दोस्तों के साथ तो हमारी इस वीडियो को शेयर करनी ही करनी है। ठीक हो गया। चलिए, तो मिलते हैं इसके लेक्चर नंबर 2 में, जहां हम विलियन की परिभाषा देखेंगे और साथ ही साथ हम हेनरी लॉ और उसके अनुप्रयोगों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां तक का हमारा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आप इसके नोट्स बनाइए। जो सवाल आपके यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, लगभग 5 सवाल मैं आपकी बुक में देख रहा हूँ, इन 5 सवालों को आपको बनाना है, सवाल नंबर 1.1 से 1.5 तक। और अगर कोई भी डाउट होता है या आपका कोई भी फीडबैक होता है, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम विलियन को परिभाषा देखेंगे और हेनरी लॉ को डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।